आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बहुत ही जाना माना तथ्य है। वो ये कि बीपी मंडल जी ने जिस आयोग के तहत अपनी सिफारिशें दी थीं, उसका काम आज न केवल अधूरा है बल्कि उनके किए को मिटाने की साजिश भी बड़े पैमाने पर हो रही है। बड़े दुख की बात यह है कि इस समय देश का जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण है, ये भी इसमें सहायक हो रहा है। तो ऐसे में हमारे सामने विकल्प बचता क्या है? विकल्प एकता का ही है। ओबीसी जातियों को सचेत होने और सक्रिय होने की ज़रूरत है। आपस में एकता बनाना जरूरी है, क्योंकि हमें याद होगा कि मंडल कमीशन के हिसाब से सरकारी नौकरियों में जो 27% की भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए थी, उसका तकरीबन आधा हिस्सा ही अभी लागू हुआ है। तो इसका मतलब है कि ओबीसी आरक्षण की आधी सीटें या तो खाली पड़ी हैं या फिर उन पर सवर्ण ही काबिज हैं। तो ऐसे में इस तरह के आपसी झगड़े में कितनी सच्चाई है, इस विवाद में कितनी सच्चाई है, इस तरह के तर्कों में कितनी सच्चाई है कि केवल कुछ जातियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं, जब आरक्षण का कोटा ही पूरा नहीं हो रहा है। आरक्षण का कोटा ही तकरीबन आधा हो रहा है। एक तो ये भी था कि जो 52% ओबीसी की आबादी का अनुमान लगाया गया था, उससे भी आधा करके, तकरीबन आधा करके 27% आरक्षण दिया गया। उस 27 में से भी तकरीबन आधा हुआ है, 12%, 13%, 14%। ग्रुप ए बी सी डी में तकरीबन इस तरह का अभी तक अनुपात है। तो सीधी बात यह है कि ओबीसी आरक्षण का फायदा बहुत कम हो रहा है और ये नुकसान जो हो रहा है वो सवर्ण और संपन्न जातियों की तरफ ही जा रहा है। वही इसका फायदा ले रही हैं। अब बात करते हैं पहले मंडल आयोग की। आप सभी को मालूम ही होगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें ओबीसी सांसदों की मजबूत भागीदारी थी, वैसी ही मजबूत भागीदारी बाद में आपको 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी तब दिखाई पड़ी होगी। तो तकरीबन उसी तरह का सीनेरियो तब था। तो तब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल जी जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यों के पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और वही आयोग मंडल आयोग के नाम से मशहूर हुआ। इसके पहले भी एक आयोग इस तरह का बना था, लेकिन उसकी कमान किसी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं दी गई थी, किसी पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवी को नहीं दी गई थी। तो ऐसे में जो हश्र होना था वही हुआ। काका कालेलकर जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इसका गठन हुआ था 29 जनवरी 1953 को और तकरीबन 2 साल बाद 30 मार्च 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जाहिर है रिपोर्ट आई, पड़ी रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, ओबीसी के सांसदों की मजबूती हुई संसद में, तब दबाव डाला गया। तो तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनकी अपने रिजर्वेशन थे, उनकी अपनी पूर्वाग्रह थे। तो उन्होंने टाला मटोल करनी शुरू की और फिर जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो ये कह दिया गया कि काका कालेलकर की रिपोर्ट तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब नए सिरे से आयोग गठित किया जाना चाहिए।
तब ये काम फिर बीपी मंडल जी को सौंपा गया था और बीपी मंडल जी ने उनको ये 20 दिसंबर 1978 को ये आयोग के गठन की घोषणा हुई थी और 12 दिसंबर 1980 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन तब तक सीन बदल चुका था। मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी, इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ चुकी थी, तो फिर वही हश्र हुआ। फर्क ये रहा कि तकरीबन सभी दल औपचारिकता के तौर पर अपने घोषणा पत्रों में ये बात लिख दिया करते थे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। इस तरह की घोषणा में कोई गंभीरता नहीं होती थी। लेकिन हाँ, जो उस समय लोक दल थे, जनता दल के जो भी धड़े थे, उनके नेताओं में कुछ गंभीरता जरूर थी। और वही बात सामने आई जब 1989 में जनता दल की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। आप सभी को मालूम ही है उस समय किस तरीके से वीपी सिंह और देवीलाल जी के बीच में मतभेद हुए और उसी का लाभ उठाकर शरद यादव जी ने और अन्य नेताओं ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की शर्त रखी वीपी सिंह के सामने कि आप ये रिपोर्ट लागू कीजिए तो हम आपके साथ हैं, वरना तो हम देवीलाल जी के साथ हैं ही। और उस परिस्थिति में फिर वीपी सिंह ने वो रिपोर्ट लागू की। अब खास बात यह है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल आयोग लागू हुआ, दरअसल मंडल आयोग की सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई हैं। यानी वीपी सिंह के समय केवल एक सिफारिश लागू हुई थी और एक दूसरी सिफारिश कुछ आगे चल के लागू हुई। पहली सिफारिश जो लागू हुई थी वो थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की। बाद में शैक्षणिक संस्थाओं में भी दाखिले में भी इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था हुई, जो कि दूसरी सिफारिश थी। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशें केवल इन 2 सिफारिशों तक सीमित नहीं हैं और मैं उसी बात पर आज ज़्यादा जोर देना चाहता हूं। हमारे कई साथियों ने मंडल आयोग की सिफारिशों के बारे में काफ़ी लेख लिखे हैं, किताबें लिखी हैं और उसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। कोशिश ये भी रही कि सभी लोगों को मालूम तो हो कि मंडल आयोग की सिफारिश क्या है। अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद किया, सरल भाषा में भी समझाने की कोशिश की है। तो पहला आग्रह तो आप लोगों से ये है कि समय मिलते ही मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट अपने आप में एक भागीदारी का दर्शन है, तो उससे कई तरह के से आपको लाभ होगा। आपको एक समझ विकसित करने में भी मदद मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे कि मंडल आयोग की सिफारिशें जो हैं वो और कौन सी सिफारिशें ऐसी हैं जिनको लागू होना चाहिए था और अगर वो लागू हुई होती तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता। करीब 40 सिफारिशें मंडल आयोग में की रिपोर्ट में की गई थी। इसके पहले पॉइंट में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन और गरीबी जाति आधारित बाधाओं के कारण ये है। यानी जाति आधारित जो समस्याएं हैं उनके कारण समाज का बहुत बड़ा तबका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, गरीब है, भागीदारी से वंचित है। इसीलिए ओबीसी के लिए जातिगत आरक्षण की सिफारिश की। लेकिन इसमें उन्होंने सामाजिक पिछड़ेपन को, शैक्षणिक पिछड़ेपन को, आर्थिक पिछड़ेपन को, इस सबको मापदंड बनाया। इसी का कारण ये है कि कई प्रांतों में कुछ ब्राह्मणों की जातियां भी, कुछ प्रांतों में ठाकुर भी, और ऐसी ही जातियां मंडल आयोग के दायरे में आती हैं। ये अलग बात है कि ये जातियां आरक्षण का लाभ ले लेती हैं, लेकिन आरक्षण का और मंडल आयोग का लगातार विरोध भी करती रहती हैं। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं हम एक एक करके जो मंडल आयोग की बाकी सिफारिशें हैं उनको बताने की।
देखिए, तो पहली सिफारिश तो यही है कि खुली प्रतिस्पर्धा में, ओपन कंपटीशन में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट मौजूदा सरकार को भी और आरक्षण विरोधियों को भी बहुत खटकता है, और इसी की इन्होंने कई तरीके से काट निकाली है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की कोशिश की और तमाम बातें की। यानी पहले पॉइंट को समझें तो यह है कि पहले एक जनरल लिस्ट बन जाएगी, इसमें सभी प्रत्याशी, सभी वर्गों के, सभी समुदायों के ओपन प्रत्याशियों की एक लिस्ट बने, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए उनका ठीक है। बाद में 27% केवल ओबीसी के वर्ग से चुने जाएं। सरकार की सहमति से सब होता है, और कोशिश तो ये, स्थिति तो यही है कि वो जो 27% है, जो दूसरी सिफारिश थी, दूसरा पॉइंट जो है वो है ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटे में भी लागू किया जाए, और सभी को मालूम है कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है बिल्कुल। अगर समग्र रूप में पूरी तरह से मंडल आयोग लागू हुआ होता तो तमाम प्रयासों के, तमाम विरोधियों के तमाम प्रयासों के बावजूद ये जो इतना लंबा समय बीता है, करीब 27, 28, 25 साल से ऊपर, 25 से 30 साल का समय होने को आ रहा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। अब तीसरी व्यवस्था, तीसरा पॉइंट, संबंधित पदाधिकारियों द्वारा हर श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर व्यवस्था उसी तरह से लागू की जाए जैसे कि एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए की जाती है। जाहिर है इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, लागू ही नहीं हुई। सिफारिशें तो वही लागू हुई हैं कुल मिला के बस, और उनका भी ठीक से पालन नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूं और क्या क्या इसमें सिफारिशें थी। एक और सबसे बहुत महत्वपूर्ण कहें या सबसे महत्वपूर्ण कहें कि सरकार से फाइनेंशियल एड मिलने जिन संस्थानों को मिलती है, यानी जो सरकारी मदद से चलते हैं, भले ही सरकारी नहीं हैं लेकिन सरकार के पैसे से ही चल रहे हैं, तो उनमें भी आरक्षण उसी तरह से लागू किया जाए जैसे थे कि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विभागों में लागू होता है। सरकार से पैसे ले रहे हैं, सरकार से धन ले रहे हैं, तो सरकार की नीतियों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, एक स्वाभाविक न्याय की मांग है। पांचवी सिफारिश में कहा गया है कि इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त कानूनी प्रावधान सरकार की ओर से किए जाएं। इसका मतलब इस तरह से समझ में आता है कि आरक्षण जो लागू हो वो सही तरह से लागू हो, कोई उसको लागू करने में हेराफेरी करता है, बदमाशी करता है, अनियमितता करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। और इस तरह से भी हो सकता है कि हर विभाग में जिस तरह से लोकपाल होता था उस तरह से एक आरक्षण का रिजर्वेशन लोकपाल हो, उसकी सहमति से जब भी कोई नौकरियां निकलें, जो विज्ञापन निकले, उसमें सही तरीके से आरक्षित कोटे को पद दिए गए हैं, सही उनका हिस्सा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, भर्ती में कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है, इन सारी बातों की निगरानी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छठवीं सिफारिश थी कि इसमें कहा गया था कि शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप अभिजात्य प्रकृति का है। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से है कि उसका फायदा जो संपन्न तबका है उसको ही मिलता है। इसमें इस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हो। सातवीं सिफारिश में कहा गया है कि ओबीसी के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये वो मांग है जिसके बारे में आरक्षण विरोधी अक्सर कहते रहते हैं कि भाई आरक्षण क्यों दे रहे हैं इनको आप अलग से सुविधाएं दीजिए, अलग से पढ़ाइए, अलग से मजबूती कीजिए, काबिल बनाइए, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यही बात जब मंडल आयोग की सिफारिश में की गई है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ यह है कि आरक्षण रुक जाए, बाकी और कुछ तो ये लागू होने ही नहीं देंगे। 8वीं सिफारिश में ये कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए